मित्रों नमस्कार। हमारे साथ कोलकाता से पधारे हुए एक विशेष मेहमान हैं अजय जी। हमारे साथ चर्चा करने के लिए उतारू हैं, तत्पर हैं। किस नदी के बारे में अजय जी? सर सतलज नदी के बारे में। सतलज, जिसे सतलुज भी कहते हैं, शतुद्री नदी भी कहते हैं, ऋग्वेद में शतुद्री कहा जाता है। हाँ, हेमवती नदी भी कहते हैं जी सर। जरादोष नदी भी कहते हैं, लाल नदी भी कहते हैं, पीली नदी भी कहते हैं। इतने सारे नाम हैं इसके, है ना? जी सर। तो यह नदी जो है वह कहाँ से निकलती है? उद्गम स्रोत के बारे में हमारे अजय जी कुछ बताएंगे। सतलज नदी का उद्गम सर राकस ताल, जो मानस सरोवर झील का ही से वहाँ पर झील से ही निकलती है, राकस ताल। और ये हमारे तिब्बत में 322 किलोमीटर चलने के बाद ये नदी क्या बोलते उसको, शिवकिला दर्रे से ये हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती जी। एक महत्वपूर्ण प्रवेश द्वार है तिब्बत और भारत का, है ना? जी जी। अगर हम कहेंगे कि तिब्बत से भारत में प्रवेश किस दर्रा से होता है, किस पास से होता है, तो हमारा उत्तर क्या होगा? शिवकिला दर्रा। तो वहाँ से वह चली शिवकिला तक 322 किलोमीटर। अब हिमाचल प्रदेश में इसका प्रवेश हो गया। अच्छा, शिवकिला जो है किस जिले में है? किन्नौर। हाँ, एग्जैक्टली, बहुत अच्छा। यह किन्नौर जिले में है, हिमाचल प्रदेश के। अब यह अपनी यात्रा वहाँ से प्रारंभ करती है, पहाड़ियों के मध्य से होकर। कैसे कैसे गुजरती है, ज़रा सा बताएं आप। सर ये वहाँ से प्रवेश करने के बाद 300 किलोमीटर की दूरी तय करती है भाखड़ा तक। हाँ, वो तो है ही, लेकिन अभी किन्नौर में ही एक महत्वपूर्ण बात यह है कि वहाँ पर एक परियोजना है, महत्वपूर्ण परियोजना, जिससे जल विद्युत का उत्पादन होता है। नाम बताएं आप उसके। नाथपा झाकड़ी परियोजना, जिसमें नाथपा जो है वह किस जिले में है? नाथपा सर कुन्नूर जिले में है, और झाकड़ी शिमला जिले में। नाथपा में डैम है और झाकड़ी में क्या है? पावर हाउस है ना? जी सर। तो हिमाचल प्रदेश की यह एक बहुत ही क्या कहते हैं, ये जल विद्युत उत्पादन का एक महत्वपूर्ण क्या है? केंद्र है नाथपा झाकड़ी। अब वहाँ से यह आगे बढ़ते बढ़ते बहुत सारे जो हिमाचल प्रदेश के ज़िले हैं उससे होकर प्रवाहित होती है ना? जी सर। जैसे इसके तट पर कौन कौन से हिमाचल के शहर बसे हुए हैं, आप बोलें? इसके इस सतलज नदी के तटीय शहर जैसे सर किन्नौर, शिमला, और ये रामपुर, मंडी, कुल्लू, बिलासपुर। हाँ, तो ये बिलासपुर महत्वपूर्ण है, वो बॉर्डर है हिमाचल प्रदेश का। जी सर। बिलासपुर में ही क्या है? भाखड़ा, जी। भाखड़ा डैम है। और उससे जब हम आगे बढ़ते हैं, कितना किलोमीटर? 13-14 किलोमीटर। तो नांगल डैम है। नांगल डैम। तो ये दोनों को ही संयुक्त रूप से भाखड़ा नांगल डैम करते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण है। भाखड़ा हो जाता है बिलासपुर जिला में, और नांगल पंजाब के किस जिले में? रोपड़ जिले में। हाँ, रोपड़ को रूपनगर भी कहते हैं। जी सर। क्यों प्रसिद्ध है रोपड़? क्योंकि सर ये हड़प्पा कालीन शहर है। यहाँ पे तांबे की कुल्हाड़ी पाई गई थी, और मनुष्य के साथ कुत्ता का कब्र भी मिला। हाँ, यही बहुत अच्छी जानकारी आपने बटोर के रखी है, धन्यवाद। तो वो वहाँ पर आई भाखड़ा नांगल डैम, है ना? जी सर।
एक जलाशय है, झील है, उसका नाम बताएं आप। गोविंद सागर झील। गोविंद सागर झील, जो कि गुरु गोविंद सिंह के नाम पर पर रखा गया जी, है, जी। सिखों के 10वें गुरु है ना। जी सर। तो उस गोविंद सागर जलाशय से एक नहर निकाली गई है, इंदिरा गांधी नहर। हाँ, इंदिरा गांधी नहर। जिस नहर को राजस्थान की जीवन रेखा भी कहा जाता है। हाँ, कितनी लंबाई है इसकी? 649 किलोमीटर। 649 किलोमीटर इतनी लंबी है। इससे पंजाब, हरियाणा और राजस्थान को जल की आपूर्ति होती है विभिन्न प्रयोग में, है ना। राजस्थान में तो मरुस्थल वगैरह है, तो सोचिए कि यह उसके लिए कितनी महत्वपूर्ण है, इसीलिए ना जीवन रेखा कहते हैं अजय जी। जी सर, इस नहर को मुख्य रूप से ये राजस्थान के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये नहर इंदिरा गांधी। तो अब ये रोपड़ जिले में यह प्रवेश करती है। रोपड़ से आगे जब बढ़ती है तो रोपड़ शिवालिक पहाड़ियों के मध्य से होकर गुजरती है। जी सर, जी सर। रोपड़ में ही मैदानी भाग में यह प्रवेश कर जाती है ना। जी जी। आगे बढ़ती है, आगे बढ़ती हुई कई शहर इसे टच करते हैं, है ना। जी। जिसमें क्या है, जैसे फिरोजपुर है, लुधियाना है। एक महत्वपूर्ण जगह क्या है, हरिके बैराज। हाँ, हरिके जगह भी, हरिके पाटन है, पत्तन है, हरिके बैराज भी है। हरिके के बारे में बताएं, क्यों महत्वपूर्ण है? हरिके इसीलिए महत्वपूर्ण है कि इसी जगह पर व्यास नदी से मिलती है। जी सर, हरिके बैराज ब्यास, हरिके पाटन है ना। हरिके पाटन फिरोजपुर जिला ही होगा। फिरोजपुर जिला ही, या वो जो बॉर्डर है उसका नाम क्या है, एक और जिला तरन तारण है ना, दोनों के बॉर्डर पर ये है हरिके नामक स्थान। तो यहीं पर यह व्यास नदी का इसमें क्या होता है, आगमन होता है, मिलन होता है। अब देखिए ये आगे बढ़ती इन्हीं का ये मिलन पर ही वो इंदिरा गांधी कैनल बनाई गई है। नहीं, इंदिरा गांधी कैनल तो वहाँ से भाखड़ा नांगल डैम से, गोविंद सागर जलाशय से लिया गया है, हरिके से शायद नहीं है। तो अब आते हैं कि अब ये हरिके से आगे बढ़ती है ना। और फिरोजपुर जिला है ना, फिरोजपुर जिला एक जगह है फाजिल्का है ना। जी सर। वहीं से पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है। तो फाजिल्का से जब आगे बढ़ती है तो भारत और पाकिस्तान की सीमा भी बनाती है। जी सर, जी सर। लगभग कितने किलोमीटर की सीमा बनाती है जय जी? 105 किलोमीटर। 105 किलोमीटर की यह सीमा बनाती है। फिर यह आगे बढ़ती जाती है ना। जी सर। तो पंजाब में फिर बहती है। उसके बाद पाकिस्तान में यह किस नदी से मिलती है? पाकिस्तान में ये बहावलपुर के पास चिनाब में मिल जाती है। चिनाब नदी में मिल जाती है। देखिए, सबसे पहले वो चिनाब बीचों बीच आती है, उधर से झेलम नदी आती है झांग जिले के ट्रिमू में। जी सर। चिनाब नदी से मिलती है। थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो अहमदपुर सियाल एक जगह है, हाँ, कहीं कहीं सराय सिद्धू भी लिखा रहता है। तो अहमदपुर सियाल के पास चिनाब से रावी नदी आकर मिलती है ना। जी सर। फिर हम आगे बढ़े, बहावलपुर आ गया। बहावलपुर के पास इसमें कौन नदी मिलती है? सिंधु नदी, सतलज नदी मिलती है। हाँ, सतलज नदी। यही बहावलपुर के पास जो सतलज नदी मिल जाती है, इस निकटवर्ती क्षेत्र को क्या कहा जाता है? पंचनद। हाँ, संस्कृत में पंचनद और फारसी में पंजनद, 5 नदियों का संगम हो गया। वहाँ से फिर वो आगे बढ़ती हुई जाकर सिंधु में मिलती है सभी, जिसे मिठानकोट में यह सिंधु में मिलती है। तो वहाँ से कुछ पंजनद नदी की कुछ लंबाई होगी, 17-80 किलोमीटर शायद है। तो आप बताएं अजय जी कि इस नदी पर कितनी परियोजनाएं हैं? सतलज नदी पर सर कोल डैम परियोजना, भाखड़ा नंगल हो गया, नाथपा झाकड़ी हो गया, बसपा जल विद्युत परियोजना, सरहिंद नहर परियोजना हो गया, है ना। जी सर। इस नदी के तट पर एक शहर बसा है कल्पा, उसके बारे में कुछ कहें?
कल्पा ये डलहौजी जब यहाँ पर आए थे तो यहाँ का सुंदरता और मौसम देख के, हाँ, यहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य और सुहावने मौसम को देखकर भी यहीं पर बस गए थे, उसी क्षेत्र में बस गए थे। जी सर। और उन्होंने एक प्रस्ताव भी भेजा था ब्रिटिश सरकार में कि ग्रीष्मकालीन राजधानी इसको बनाया जाए, कल्पा को, है ना। लेकिन बाद में शिमला को बनाया गया, शिमला को शायद बनाया गया होगा। तो वो डलहौजी वहीं पर रहते थे। डलहौजी नामक एक नगर भी है हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में, है ना। डलहौजी घाटी है, डलहौजी के बगल में खजियार जगह है, मैं वहाँ गया हुआ हूँ। खजियार को मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है। अच्छा सर। डलहौजी में एक स्टेडियम है जहाँ भारत और कई अन्य देशों के साथ क्रिकेट मैच भी होते रहते हैं, है कि नहीं? जी सर। तो अब यह बताएंगे कि यह जो नदी है यह विंध्य पर्वत के उत्तर में बहती है ना। जी जी। और ये जो हिंदुकुश पर्वत है, हिंदुकुश पर्वत के दक्षिण में बहती है ना। मकरान एगो पाकिस्तान में है पर्वत श्रृंखला, उसके पूर्व में बहती है। आपने न कहा था कि बहुत सारे पर्वत पहाड़ियों के बीच से होकर बहती है। जी सर, जी सर। शिवालिक पहाड़ियों के बीच से भी होकर बहती है। हाँ, शिवालिक पहाड़ी तो हमारे भारत में प्रवेश होके चली जाती है। पंजाब की सबसे लंबी नदी कही जाएगी ना। जी सर। हाँ, क्योंकि ब्यास छोटी नदी है, 460। वो तो इसी में आकर, हाँ, 460-64 किलोमीटर। अब तो ब्यास नदी हाँ यही मिल जाती है, हरिके बैराज के पास। हरिके बैराज के पास। पहले वो पाकिस्तान में उसका पानी जाता था। जी सर। लेकिन अब इधर ही रह जाता है। जी, है ना। इस नदी की कुल लंबाई कितनी है? 1440 है सर। हाँ, 1440 किलोमीटर इस नदी की लंबाई है। जिसमें भारतीय क्षेत्र में लगता है लगभग 1050 किलोमीटर की इसकी लंबाई है। हाँ जी हाँ, ठीक है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसका जो उद्गम स्रोत है वहाँ से 3 ट्रांस हिमालयन रिवर्स निकलती हैं। तीनों के नाम बता दें आप। सबसे उधर सिंधु नदी, उससे नीचे आएंगे 80 किलोमीटर नीचे राकसताल से सतलज नदी। हाँ, सिंधु नदी कौन ग्लेशियर से निकलती है? बोखरचू ग्लेशियर। बोखरचू ग्लेशियर। और ये राकसताल हो गया, है ना। जी सर जी। और वो जो उसके पूर्व